तो ये क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फीयर है और ये है म्यू इज इक्वल टू 3, रेडियस इसकी है 30 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 60 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा है, जस्ट इसके पास में ही है। तो लोकेट द फाइनल इमेज, कि फाइनल इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, फाइनल इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। कितने रिफ्रैक्शन होंगे स्फेरिकल सरफेस पे? पहले लाइट जो है 1 से 2 में जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी कहीं, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से 2 से 1 में जाएगी, तब तो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। तो हर रिफ्रैक्शन के लिए हमारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर्ड हैं? डिस्टेंसेस जो है उसके पोल से मेजर्ड हैं। तो अगर ये रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे, ये रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो इस सरफेस के इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो पहला हम लोकेट कर लेते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन। कितने रिफ्रैक्शन कंसीडर करने हैं हमें? टोटल 2 रिफ्रैक्शन कंसीडर करने हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम देखते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए व्हाट इज यू? यू इज इक्वल टू -60। व्हाट इज म्यू 1? म्यू 1 इज इक्वल टू 1। किस में रेज आ रही है? म्यू 2 में। म्यू 2 की वैल्यू है 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या है? साइन कन्वेंशन इंसिडेंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव। किधर से इंसिडेंट है? इधर से इंसिडेंट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा? यस, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे, तो इसको हम पुट कर लेंगे +30। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन को, μ2/v विच इज 3 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1/u, u की वैल्यू है -60, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, r इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से v हम लोकेट कर पाएंगे, 3 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू ये हो गया +2/30, मतलब ये हो जाएगा 1/15, ऐसे रहने देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2/30 माइनस 1/60। तो यहाँ से क्या आ गया? v इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा 3/v इज इक्वल टू 4/60 माइनस 1/60। ये हो जाएगा 3/60, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? 60 पे प्लेस किया है तो 60 सेंटीमीटर पे। 60 सेंटीमीटर मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट से यहाँ तक आ जाएगा। इस पॉइंट से 60 सेंटीमीटर का रेडियस 30 है, तो ये 30 + 30 60, जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए डिस्टेंस हम इस पॉइंट से मेजर करेंगे। क्या नाम है इसका? P2 बोल देते हैं इसको। ये क्या था? P1 था। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए P1 से मेजर किया, सेकेंड के लिए हम P2 से मेजर करेंगे, तब तो ये वहीं पे फॉर्म हो गया। तो u इज इक्वल टू व्हाट? u इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0। μ2 इज इक्वल टू व्हाट? μ2 जो है u हो गया 0। μ2 किस में रे जा रही है? μ2 इज इक्वल टू 1 किस में रे थी पहले? वो था 3 में। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू, P2 से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू देखेंगे तो हमारा साइन कन्वेंशन रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये -30 होगा। अब पुट कर देते हैं μ2/v मतलब 1/v माइनस μ1/u, ये हो जाएगा 3/u, u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई -30। ये टर्म क्या हो जाएगा? इधर लेके आएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, ये इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा। तो v भी क्या होगा? 0। v भी 0 आ जाएगा ना, 1/∞ इज इक्वल टू 0, मतलब उसको इसी पॉइंट पे इमेज दिखाई देगा, इसी पॉइंट पे P2 पे ही उसको फाइनल इमेज दिखाई देगा। तो फाइनल इमेज विल बी एट द सेकेंड फेस या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऐसा बोल सकते हैं। हुआ क्लियर ये? तो ऐसा कुछ भी रिफ्रैक्शन आएगा तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई कर लेंगे।
अब प्लेन सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शंस हमारे होते हैं तो स्फेरिकल सरफेस वाले रिफ्रैक्शन को कंबाइन करते हैं जैसे हमारे प्लेन सरफेस के थे। तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन से हमारा एक और फिनोमेना लिंक है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या है कंडीशन? टी आई आर की कंडीशन ये है। क्या कंडीशन है भाई टी आई आर होने के लिए? टी आई आर होने के लिए कि कोई भी लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए या रेयरर से डेंसर में जाना चाहिए? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयरर की पहली कंडीशन है कि ये टी आई आर तो तभी होगा वो जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, ये एयर है, ये पॉइंट सोर्स लोकेटेड है एच डेप्थ बिलो। तो इससे क्या है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे चली गई। फिर दूसरा जो है, ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे चला गया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये फिर ऐसे चली गई। अब डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं इसको, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे म्यू डी और ये हो जाएगा म्यू आर, जनरल फार्मूला भी लिख लेंगे। अभी म्यू और एयर ले लेते हैं, तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था। फिर ये क्या हो रहा है, फिर थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, ये और बढ़ गया। किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट इज 90 डिग्री। एग्जैक्टली जो है सरफेस के पैरेलल ये रे जाएगी, ऐसा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहुंच गया जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गई। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टीआईआर होने की कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा सा भी अगर ज्यादा होगा तो ये बेंड होके इसी मीडियम में लाइट आ जाएगी। तो इसको क्या हो गया कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ओनली रिफ्लेक्शन? क्या इधर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है? हाँ भाई, यहाँ भी रिफ्लेक्शन तो चल ही रहा है, यहाँ भी कुछ रिफ्लेक्ट होगा। अगर कैसा, तो यहाँ पे 100 जूल अगर एनर्जी फॉल हो रही है तो यहाँ से 80 जूल चली गई, 20 जूल ही रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन यहाँ क्या खास बात है, यहाँ 100 जूल अगर इंसिडेंट हुई तो बाहर 0 जूल गई, टोटल क्या हो गया? टोटल का टोटल अंदर ही आ गया। तो इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसकी कंडीशन है। रिफ्लेक्शन उससे पहले भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, रिफ्लेक्शन तो हमेशा हो रहा है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो और डेंसर से रेयरर में लाइट को मूव करना चाहिए, तो हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, म्यू इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख लो, म्यू डी डेंसर का है इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा 1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या है? डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ये है म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू रिलेटिव, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें ये बताओ कि मान लो क्या जो अच्छा ठीक है, एक चीज इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मान लो ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स एच डेप्थ के बिलो प्लेस्ड था, तो इसके प्लेसिंग के वजह से कुछ, मान लो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इस लाइट सोर्स की डेप्थ मान लिया ये एच है। तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो कुछ पोर्शन के बाद टी आई आर हो जा रहा है थीटा सी के बाद, मतलब उसके बाद जो है लाइट बाहर नहीं जा रही है। कितने पोर्शन से लाइट जा रही होगी? जस्ट इतने ही पोर्शन से लाइट बाहर जा रही होगी, ऐसे ऐसे। तो यहां से ऐसे चमत्कार टाइप से दिखेगा, जैसे वो जो रिलीजियस वाले सीरियल होते हैं धार्मिक, उसमें कोई भगवान भगवान प्रकट होते हैं तो पहले लाइट आती है ना,
पानी में से बाहर। तो ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट कुछ पर्टिकुलर एरिया से होगी जिसको हम बोलते हैं ये ऐसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की हमें रेडियस फाइंड करनी है। क्या किसी को फॉर्मूला याद है इसका? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस फाइंड करनी है। डेंसर मीडियम में ये लोकेटेड है। तो हाँ ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना है, कभी यूज हो सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एच है, यहाँ पे थीटा सी है, थीटा सी पे ये 90 हो गया, ये हो गया थीटा सी, तो ये भी हो जाएगा थीटा सी, ये हमारा रेडियस। तो tan थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई एच, सो आर इज इक्वल टू एच tan थीटा सी। तो यहाँ से सर्किल में अगर देखेंगे एच की वैल्यू तो पता है, tan थीटा सी फाइंड करना पड़ेगा, साइन थीटा सी हमें नोन है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ। अगर ये ट्राइंगल होता थीटा सी तो ये 1 होता, ये म्यू होता, तो ये क्या हो जाता, म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता। साइन थीटा सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1/μ अगर है तो ये 1 और ये म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा सी इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो रेडियस इज इक्वल टू h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये याद रख लेना है इसको। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। एरिया भी पूछ सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग एरिया भी बता सकते हैं। 2-3 फेजेस होंगे। अब इसमें से एक क्वेश्चन और है कि मान लिया कि किसी भी एंगल पे दो अलग अलग वेवलेंथ फॉल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे मान लिया कि ये कोई एंगल है थीटा, और इसमें दो कलर है, वॉयलेट कलर भी है और रेड कलर भी है, दोनों है, वॉयलेट कलर और रेड कलर दोनों है। किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस हैं? मतलब कि हम ये जानते हैं यहाँ पे एक बाहर जा रहा है और एक अंदर आ रहा है, ये भी मान लो दिया हुआ है कि ये बाहर गया, एक बाहर जा रहा है और एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक का टीआईआर हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है। तो हमें ये बताना है बाहर कौन सा कलर जाएगा, वॉलेट कलर जाएगा या रेड कलर जाएगा। कोई भी आंसर देना चाहे जल्दी से आंसर दे दे। हम्म, नहीं, वॉयलेट। वॉलेट बाहर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से देख लो जो किसका लैम्डा ज्यादा है। हम ये जानते हैं कि जो थीटा सी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, 1/μ, और म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा लिख लेंगे। तो लैम्डा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए दोनों, तो लैम्डा जो रेड का होता है वो ज्यादा होता है लैम्डा वॉलेट से। ये 7000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है, ये 3000 के अराउंड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ठीक है भाई, थीटा सी जो रेड के लिए है दैट इज मोर देन थीटा सी ऑफ वॉलेट। तो जब थीटा सी रेड के लिए है तो क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा है, रेड के लिए, मतलब रेड के लिए ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए। वो ज्यादा एंगल तो अभी आगे आ सकता है ना, तो किसका टीआईआर, जिसका छोटा एंगल होगा उसका टीआईआर पहले हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है किसी एक का टीआईआर हो रहा है, मतलब किसका हो रहा होगा, वॉयलेट का टीआईआर हो रहा होगा, जिसका एंगल स्मॉल है उसका टीआईआर हो रहा होगा। तो इसका टीआईआर हो रहा होगा क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल इसका वॉयलेट का टीआईआर, तो वॉयलेट का टीआईआर हो रहा होगा तो ये अंदर आ जा रहा होगा। कौन बाहर जा रहा होगा, रेड कलर बाहर जा रहा होगा। ऐसे मान लो इसके लिए मान लो क्या है, थीटा सी ये आ रहा है ज्यादा, तो ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री और इसके लिए 50 डिग्री है। तो किसका टीआईआर पहले हो जाएगा, यहाँ से बढ़ रहा है ना एंगल, यहाँ 0 डिग्री से फिर धीरे धीरे जा रहा है, 0 10 20 30 40 50 पहुंचा, तो पहले वॉलेट का टीआईआर हो जाएगा। टीआईआर होने का मतलब ये अंदर आ गया। बाहर कौन जाएगा, रेड, तो बाहर टीआईआर होगा रेड कलर का। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी आ गई समझ में सबको। क्वेश्चन इस पे आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये KVPY में आया था इस बार। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी हमें इसकी आनी चाहिए। तो अब यहाँ से ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, और कंडीशन के बाद सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी। अब ये TIR हर केस में ही एप्लीकेबल है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में प्रिज्म होगा, प्रिज्म में भी TIR की कंडीशन क्या होगी, ग्लास स्लैब होगा, ग्लास स्लैब में कंडीशन क्या होगी। तो थोड़ा सा हम ग्लास स्लैब के लिए देख लेते हैं कि ग्लास स्लैब में क्या है स्पेसिफिक। ग्लास स्लैब जो है हमारा, ग्लास स्लैब में बोलते हैं ग्लास स्लैब इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू पैरेलल फेसेस। यहाँ पे फेसेस पैरेलल है। पैरेलल अगर फेसेस हैं तो यहाँ से इसकी कुछ थिकनेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जो कि इसको देखता है। तो ये डिस्टेंस मान लिया x है। अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक स्लैब है। तो अभी पता है कि इसकी इमेज क्या इसको दिखाई देगी कहीं पे, हाँ इमेज तो दिखाई देगी। एक जो रे आएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी और दूसरी जो है ऐसे गई। और अभी बताया कि पैरेलल फेसेस में अगर सेम मीडियम में इमर्ज होता है तो रेज अपने ओरिजिनल रे के पैरेलल होगी। मतलब ये ऐसे बेंड हुआ, बेंड होकर ये फिर ऐसे गया। कहोगे ये तो ऑब्जर्वर के पास गया नहीं, ये बहुत स्मॉल है भाई, ऑब्जर्वर की आंखें बहुत बड़ी हैं, ये इसको देख रहा है। तो उसको ऐसा फील होगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, इसको इमेज ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो शिफ्ट हो गई ऑब्जेक्ट और इमेज की, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्यों? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल के अलोंग जो शिफ्ट है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो हम क्या करते हैं कि ये इसकी एक्चुअल डेप्थ फाइंड करते हैं। हमें फाइंड करना है कि कितना नॉर्मल शिफ्ट है। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है भाई इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर से। क्या वो t+x है? हाँ t+x है। एपरेंट डेप्थ क्या है? एपरेंट डेप्थ में कई सारे हैं, एक ग्लास स्लैब भी है और ये एयर भी है। तो यहाँ पे डी एपरेंट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वर है 1 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई म्यू प्लस x डिवाइडेड बाई 1। व्हाट इज द शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल तो ज्यादा है माइनस एपरेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा t+x माइनस टी बाई म्यू प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्मल शिफ्ट की तो वैल्यू आ गई t × 1 - 1/μ। नॉर्मल शिफ्ट की तो वैल्यू आ गई t × 1 - 1/μ। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब है। मतलब कहीं पे भी कभी भी अगर ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, या तो यहाँ पे प्लेस कर दें या इस पॉइंट पे प्लेस करें, हमेशा वो शिफ्ट करेगा इतना ही। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये शिफ्ट इधर भी तो हो सकता है, उधर नहीं है, ध्यान दोगे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही वो शिफ्ट करेगा। जैसे कि मान लिया कि अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन बहुत कई सारे क्वेश्चन में हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हें इसमें बता देता हूं कि ये है, ये कॉनकेव मिरर है ना। आ, हाँ, ये मान लिया कि ये फोकल लेंथ है इसकी 30 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे। 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 62 सेंटीमीटर। 62 सेंटीमीटर।
यहाँ पे एक ग्लास स्लैब प्लेस्ड है, ग्लास स्लैब प्लेस्ड है, और ग्लास स्लैब की डिस्टेंस मान लो दे दिया 40 सेंटीमीटर। ये पूछा कि लोकेट द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज की लोकेशन बता दो। और ग्लास स्लैब के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी थिकनेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो अब हमारा पॉइंट ये है कि ये ग्लास स्लैब हमेशा एक नॉर्मल शिफ्ट क्रिएट करेगा। किसको शिफ्ट करेगा? पहले जब लाइट यहां से मिरर पे इंसिडेंट होगी तो ये इसको शिफ्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा। फिर यहां से जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इमेज फॉर्म होगी, कहीं पे भी फॉर्म हो, पहले फॉर्म हो बाद में फॉर्म हो, हमेशा जो है क्या करेगा, वो उसको शिफ्ट कर देगा। तो जहां इमेज फॉर्म होगी उसको भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इस ग्लास पे जो रे इंसिडेंट हो रही है उसके डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। मतलब पहले ओ को शिफ्ट कर दिया इंसिडेंट के डायरेक्शन में नॉर्मल शिफ्ट से, फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ, जहां इमेज बनी फिर से उसको इंसिडेंट के डायरेक्शन में शिफ्ट करके फाइनल इमेज यहाँ पे आई डैश फॉर्म होगा। बताओ ये प्रोसेस क्लियर है? ऑब्जेक्ट को भी शिफ्ट करेगा, इमेज को भी शिफ्ट करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब। ऐसा नहीं सोचना कि सर यहाँ से बचते बचते तो ये आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी रेज ले रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज है, कोई बचने का चांस नहीं है। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या बता दोगे? नॉर्मल शिफ्ट तो वही है बेकार, टी इंटू 1 - 1/μ, टी इज इक्वल टू 6 1 - 1/μ 3/2। क्या ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा? 1/3 आ गया 2 सेंटीमीटर। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर किस डायरेक्शन में? तो पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी? 62 सेंटीमीटर थी। अभी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ये घटा देगा, तो अभी ऑब्जेक्ट की लोकेशन कितनी हो जाएगी? -60 सेंटीमीटर हो जाएगी। माइनस मैंने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ क्या है भाई? कॉनकेव का सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। अब हमें इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है, इमेज की लोकेशन को बता देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास मिरर फॉर्मूला नाम का है, वहां से हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ टाइप की चीज कर लिखी थी। u इज इक्वल टू -60 और ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाई -60, और यहाँ पे -30 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +30, ये आ जाएगा -30। तो 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई -30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो यहीं पे आ गया -60 सेंटीमीटर। हाँ, -60 सेंटीमीटर पे आना भी चाहिए था, मतलब ये वहीं पे इमेज फॉर्म कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो फोकल लेंथ तो 30 था, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 था, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कल केस बताया था, तभी वहीं पे कोइंसाइड करेगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो फाइनली ये 60 सेंटीमीटर आया, मतलब ये इमेज यहाँ पे बनने के लिए रे यहाँ पे जा रही है, 60 पे जाने से पहले ये ग्लास स्लैब से पास करेगी, ग्लास स्लैब उसको फिर से शिफ्ट कर देगा। किस डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो फाइनल इमेज कहाँ पे हो जाएगी? 62 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल कोइंसाइड। किसी को कोई डाउट? नॉर्मल शिफ्ट का एप्लीकेशन समझ में आया? यस सर। हम्म। तो कोई भी कहीं पे भी इमेज है, आगे लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी अप्लाई हो सकता है। सीधे सीधे हमें समझना है कि नॉर्मल शिफ्ट हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक और है, एक और शिफ्ट क्रिएट करता है भैया, कौन सा शिफ्ट कोई बता सकता है? लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट कैसा होता है? लेटरल शिफ्ट, ये ग्लास स्लैब है, फॉर्मूला उसका तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ऐसे था। मान लो दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 45 डिग्री है। फाइंड द लेटरल शिफ्ट। क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा हुआ होगा, फाइंड द लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट मतलब यह कि ये रे ऐसे जा रही है और ये बेंड हुई, बेंड होने के बाद ये फिर से पैरेलल जाएगी, तो यहाँ से इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट फाइंड करने के लिए यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, यही है हमारा लेटरल शिफ्ट।
और ये एंगल यहाँ पे जानते हो कि ये तो आई है और यही आर है, तो ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी आई होगा। तो क्या यहाँ से ये चीज समझ पा रहे हो कि ये टोटल एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये जो एंगल है ये एंगल है कितना, आई माइनस आर। ये एंगल बना रहा हूँ ये वाला, इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये तो टोटल आई है, ये देखो ये नॉर्मल, ये टोटल, ये जो आई है वही आई यहाँ पे भी है, और ये आर है तो ये भी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। तो आई माइनस आर में दो ट्राइंगल हैं, एक ये थिकनेस दिया हुआ है, ये देखो दो ट्राइंगल को अलग अलग कलर से नोट करते हैं। एक ट्राइंगल है, एक हमारा ट्राइंगल है ऐसे वाला, ऐसे, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ऐसे, ये जो ग्रीन कलर में है, ये दो ट्राइंगल हैं। पहले व्हाइट कलर को देखते हैं। व्हाइट कलर के ट्राइंगल में व्हाइट कलर के ट्राइंगल में ये हमें थिकनेस नोन है, इसका थिकनेस हम मान लेते हैं, इसकी थिकनेस है टी, तो थिकनेस ये नोन है। व्हाइट कलर वाले ट्राइंगल में देखो, टोटल एंगल, नहीं नहीं, पहले ग्रीन कलर वाले में देखो, ग्रीन ग्रीन कलर में तो हमें कुछ भी नोन नहीं है। ये हमें आर पता है, ये आर पता है। ये देखो व्हाइट कलर वाले को देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल ये था नॉर्मल और ये है आर, तो ये है आर हमें नोन है और ये टी नोन है। तो ये बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि x है, तो x cos r इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, t बाई कॉस आर, x की वैल्यू t बाई कॉस आर आ गई। अब यहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल को देखते हैं। ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल ऐसा है, ये एंगल क्या है, ये एंगल आई माइनस आर है, ये एंगल आई माइनस आर है। ये साइड यही है जो कॉमन है, ये x है। ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में ये साइड, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो क्या ये लेंथ x है, ये किसी को डाउट है तो भाई पूछना एक बार। ये x, ये साइड और ये साइड ये कॉमन है ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में, ये साइड है, और ये व्हाइट कलर वाले में ये है। तो x की वैल्यू हो गई, हमें फाइंड करना है ये लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट तो क्या हो जाएगा x cos और ये हो जाएगा x sin, तो लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू x sin i माइनस आर। x की वैल्यू पुट कर दो, तो बस तुम्हें लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू t sin i माइनस आर डिवाइडेड बाई cos r। थिकनेस गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है, सबको वैल्यू को पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, यहाँ से ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक। तो ये प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ग्लास स्लैब का लेटरल शिफ्ट भी है, नॉर्मल शिफ्ट भी है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू नॉर्मल शिफ्ट है, लेटरल शिफ्ट है t साइन i माइनस आर बाई कॉस आर। लेट जो नॉर्मल शिफ्ट है किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल शिफ्ट जो है वो हमेशा इंसिडेंट के डायरेक्शन में होती है। अगर इमेज फॉर्मेशन में आता है तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में भी होगा और इमेज के डायरेक्शन में भी होगा, दोनों। उसके बाद टी आई आर है, टी आई आर की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी, क्रिटिकल एंगल और रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे देखना है, जनरल लॉ कैसे अप्लाई करना है, पैरेलल फेसेस, अपरेंट डेप्थ, सिंगल सरफेस और मल्टीपल स्लैब, इतने सारे पॉइंट हमने देखे। अब हम स्फेरिकल का जो है एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि स्फेरिकल का एप्लीकेशन है लेंस। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, कुछ डाउट है तो बता दो एक बार। सर वो जो TIR वाला केस है उसमें आई जब क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होता है तब लाइट बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, बाहर की तरफ, जब क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होगा तो लाइट बाहर की तरफ जाएगी, लाइट बाहर की तरफ जा रही है। रेयरर मीडियम में एंगल 90 डिग्री है, रेयरर मीडियम में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे इस मीडियम में एंगल 90 डिग्री है।
ठीक है, सर हाफ अमाउंट का जाएगा बाहर? हाफ अमाउंट बाहर जाएगा नहीं, अमाउंट अमाउंट निकालने के लिए तो वो अलग चीज है। अमाउंट निकालने के लिए हमें फिर इसका पावर ओवर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाफ अमाउंट जाएगा हाफ अंदर रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो कुछ परसेंट 20%, 30%, 40% हो सकता है, बाकी सारा तो इसी में रहेगा। यहाँ पे हाफ अमाउंट TIR में एग्जैक्टली 100। अच्छा, ये बोल रहा हो कि जब 90 डिग्री पे होगा तो हाफ अमाउंट जा रहा है, ऐसा? ये यस कुछ सर। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ फिक्स नहीं है, ये कुछ फिक्स नहीं, वो इस इंटरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है तो 60% भी हो सकता है। ये बोलोगे कि रिफ्लेक्शन में हाफ बाहर जा रहा है हाफ, ऐसे नहीं, ये हम नहीं बता सकते। सर मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पे रहेगा, रेयर या डेंसर? इसमें जो है देखो, जब मैक्सिमम अमाउंट किधर जाएगा ये बता सकते हैं कि जब जब ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो मोस्टली लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, मोस्टली लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब अंदर बहुत ही कम आता है। तो ये बोल सकते हैं कि 90% और 10% है। इसके बाद धीरे धीरे रिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों सेम भी हो सकता है या रिफ्लेक्शन ज्यादा भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है। ये 60 और 40 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल के बढ़ने के साथ वो बाहर की तरफ कम अमाउंट रहता है। हाँ, क्रिटिकल एंगल बढ़ने के साथ बाहर अमाउंट डिक्रीज करने लगेगा। यस, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेंस के। तो लेंस में भी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम की चीजें हैं उनको हम लोग लिख लेंगे पहले। तो वो स्फेरिकल सरफेस का एप्लीकेशन है लेंस। लेंस, तो लेंस कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव अगर लेते हैं तो लेंस में एक तो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मान लिया है हमारा मीडियम म्यू एम, और ये है म्यू एल। तो पहला लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है यहाँ पे जब म्यू एम दोनों साइड मीडियम सेम हो, तो ये 1/f लेंस इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। सपोज कि ऐसा दिया हुआ है, साइन कन्वेंशन के साथ हम पुट करेंगे। ऐसा दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये 60 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दिया हुआ है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2। हमें दिया हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है 1/fl इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम। मतलब ये मीडियम, मीडियम तो 1 है, इधर भी 1 है, लेंस का है 3/2, 3/2 माइनस 1, 1/r1। अब यहां से हम देखेंगे R1 मतलब इस फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा C1, और इस फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा C2। तो जो यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कौन सी डायरेक्शन होगी? इधर पॉजिटिव होगी और इधर नेगेटिव होगी। तो R1 भी नेगेटिव और R2 भी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1/-60 माइनस ऑफ 1/-20। इसको पुट कर देंगे 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/60 प्लस 1/20। क्या आएगा? कुछ कैलकुलेशन हो पा रहा है ये? 20 1/20 इज इक्वल टू -20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 40,
1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 60, तो ये हो गया 20, सॉरी 2 कैंसिल आउट हो गया, f की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो ये है प्लस 60 का मतलब है कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव कर रहा है, और कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो पहला तो ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा, दिया हुआ होगा कि ये है इस टाइप का लेंस है या ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए तो वहां पे हम यूज कर लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बस ध्यान इतना ही रखना है। अब अगर मान लो क्या यहाँ पे लेंसेज की जो फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू r/2 वैलिड है, कभी भी नहीं वैलिड है। यहाँ पे देखो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर इस लेंस का फोकल लेंथ एयर में 60 सेंटीमीटर है तो वाटर में कुछ अलग होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिरर का फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, चाहे वो एयर में हो या वाटर में हो। लेंस का फोकल लेंथ चेंज करता है, एयर में कुछ अलग होगा, वाटर में कुछ अलग होगा। तुम्हारे चश्मे का पावर एयर में जो है, जो भी फोकल लेंथ है, अगर पानी में उस चश्मे से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, वहां फोकल लेंथ उसका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ रहा है, अगर वाटर में चला जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, वो चेंज करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब इसके बाद फिर हमारा है ये लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और एक है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वो है v/u, माइनस यहाँ पे नहीं है। ये मैग्निफिकेशन कौन सा है? ट्रांसवर्स है, तो